में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी। यानी आपको पता है कि एचएसएससी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्लानिंग से आ गया, बजट से आ गया, ठीक है जी। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में आता है कि इंडियन इकोनॉमी में इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की नेचर कैसी है। तो इंडियन इकोनॉमी की नेचर आती है, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। मिक्स्ड इकोनॉमी बनी थी हमारी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी और समाजवादी यानी सोशलिस्ट। तो समाजवादी और पूंजीवादी से मिश्रित होकर बनी है। तो हमने पूंजीवाद से लिया था बाजार मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिया था पब्लिक सेक्टर सिस्टम यानी प्लानिंग। योजना हमने यहां से ली है, योजना यानी प्लान। 5 ईयर प्लान हमने सोशलिस्ट से लिया यानी यूएसएसआर या रशिया। तो रशिया से हमने सोशलिस्ट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिया है और मार्केट सिस्टम इन्वेस्टमेंट ओपन मार्केट जो है पूंजीवाद से लिया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पिता माने जाते हैं JL नेहरू। अब क्वेश्चन में आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों की मिश्रित भागीदारी होती है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजकल इसको PPP मॉडल भी कह देते हैं। यानी आपको पता होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है, जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करती हैं। तो क्वेश्चन आएंगे आपको इसके बाद कि इंडियन इकोनॉमी में जो मेन मुख्य डिपार्टमेंट आता है वो आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है भारत में विकास से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करता है। इंडियन इकोनॉमी को चलाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले आता है बजट, यानी बजट तैयार करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बजट जो है हमारा आर्टिकल 112 के तहत तैयार होता है, अनुच्छेद है आर्टिकल 112, जिसमें सरकार जो है बजट बनाती है। भारत का बजट जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में लागू होता है। फरवरी में बजट इंट्रोड्यूस होता है संसद में, पार्लियामेंट में। क्वेश्चन आते हैं आपको कि बजट जो है किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। तो बजट इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। बजट का पार्ट होता है मनी बिल यानी धन विधेयक। तो धन विधेयक का क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को अप्रूव कौन करता है। धन विधेयक को स्पीकर जो है साइन करता है, अप्रूव देता है। इसके बाद लोकसभा में मनी बिल पेश होता है। क्वेश्चन आता है कि मनी बिल जो है राज्यसभा में कितने दिन तक सस्टेन करता है। तो वहां आएगा 14 दिन सस्टेन करता है, 14 डेज राज्यसभा में रहता है और राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। बाकी बजट के क्वेश्चन आते हैं कि भारत का पहला बजट यानी आजादी के बाद भारत का पहला बजट जो है षणमुगम चेट्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, षणमुगम चेट्टी ने, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में हमारा जो बजट था जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जेम्स विल्सन ने, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है जी। उसके बाद भारत में बजट की प्रक्रिया चल गई थी, ठीक है जी। तो बजट जो है एक इकोनॉमिक प्रोग्राम होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को हम काउंट करते हैं। इनकम को हम टैक्स इनकम से देखते हैं, नॉन टैक्स इनकम से देखते हैं, और एक्सपेंडिचर को हम खर्च को हम देखते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी योजना व्यय और नॉन प्लान यानी अयोजना या अयोजना व्यय, जिसमें योजना के अलग का व्यय होता है। तो क्वेश्चन आते हैं आपको बजट के अलावा कि भारत में जो मुख्य रूप से इकोनॉमी को चलाने वाला प्रोग्राम होता है वो होता है प्लान यानी योजनाएं। भारत जो है एक प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक नियोजित अर्थव्यवस्था है जिसमें 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। 5 ईयर प्लान चलाए जाते हैं यानी हर एक योजना 5 साल के लिए बनेगी। तो क्वेश्चन आते हैं 5 ईयर प्लान में कि भारत का 5 ईयर प्लान कौन बनाता है। तो पहले बनाता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है जी, और अब ये चेंज हो गया है नीति आयोग में। तो क्वेश्चन आएंगे आपको इन दोनों के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना की थी नेहरू ने 1950, यानी योजना आयोग बना था 1950 में।
और नीति आयोग बना है 2015 में। तो नीति आयोग की स्थापना की है नरेंद्र मोदी ने, वर्तमान पीएम ने। तो नीति आयोग की स्थापना के बारे में आएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग का आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के बदलाव के लिए इंस्टीट्यूट है जिसको रखा गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग काम करता था, इसका काम है नीति, यानी नीति भी प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, मॉडरेट है। क्वेश्चन आए थे इसके कि भारत में पॉलिसीज में थिंक टैंक जो है नीति आयोग है। फिर आता है नीति आयोग जो है ऑल इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा नीति आयोग का क्वेश्चन आएगा कि प्रगति पोर्टल जो है नीति आयोग के तहत योजनाओं को क्रियान्वयन उनके देखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाया भारत सरकार ने, प्रगति सिस्टम। इसके अलावा नीति आयोग ने सेतु स्कीम को लागू किया है। सेतु यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन, जिसके तहत जो हमारे युवा हैं, युवाओं को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन आ गई। फिर आता है जी दूसरी बॉडी आती है इसमें एनडीसी। एनडीसी होता है जी राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी कहते हैं, ये बनी थी 1952 में, ये बना था 1950 में, ये 1952 में। तो एनडीसी का काम आता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है। एनडीसी का काम है योजनाओं को अनुमति देना, यानी अप्रूवल ऑफ प्लान। तो योजनाओं का निर्माण प्लानिंग कमीशन नीति आयोग द्वारा होता है और योजनाओं को मान्यता अप्रूवल देने का काम जो है एनडीसी का है। तो एनडीसी भारत में प्लानिंग को अप्रूवल देने की हाईएस्ट बॉडी है। तो क्वेश्चन आते हैं दोनों के बारे में कि प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन, तो प्रधानमंत्री पीएम जो है इनका चेयरमैन होता है। जबकि क्वेश्चन आएगा एनडीसी का कि एनडीसी के चेयरमैन, तो एनडीसी के चेयरमैन भी पीएम होते हैं। ये दोनों पोस्टें जो हैं ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, यानी संविधान के बाहर की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इसमें संविधान में इनका डायरेक्ट जो है नहीं वर्णन किया हुआ है। तो एनडीसी का काम हो गया अप्रूवल ऑफ प्लान। फिर क्वेश्चन आते हैं कि प्लानिंग के लिए जो धन होता है, पैसा फाइनेंस होता है, वो कहां से प्रोवाइड किया जाता है। तो फाइनेंसिंग के लिए हमारे देश में पार्लियामेंट जो है प्लान को फंडिंग प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। संसद बजट के द्वारा योजनाओं को पैसे प्रोवाइड करती है और धन जो होता है वो प्रोवाइड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी भारत की संचित निधि से प्लानिंग के लिए व्यय यानी खर्च प्रोवाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आती है, जो भारत में बजट से संबंधित प्रधानमंत्री या उनके द्वारा किए जाने वाले विकास के जो खर्च हैं उनसे संबंधित है। टैक्स इनकम वही डिपॉजिट होती है। तो क्वेश्चन आएंगे आपको, संसद द्वारा अनुमति दी जाती है फंडिंग की और प्रोवाइड करती है संचित निधि। तो प्लानिंग में क्वेश्चन आएंगे आपको कि भारत में 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951-56 में था। इसको कहते हैं हेराल्ड डोमर प्लान। तो क्वेश्चन आ चुका है इसका कि 1951-56 में पहला प्लान था और इस प्लान का नाम था हेराल्ड डोमर प्लान। इस प्लान में प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, यानी एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी गई थी पहले प्लान में। दूसरा प्लान आता है 1956-61, 1956 से 61। इसको कहते हैं महाल नोबिस प्लान। महाल नोबिस प्लान जो है ये सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाला प्लान है महाल नोबिस। इस प्लान में इंडस्ट्री को, बेसिक इंडस्ट्री को, हैवी इंडस्ट्री को यानी इंडस्ट्रियल प्रमोशन थी। इस प्लान में, द्वितीयक प्लान में, सेकंड प्लान में हमने 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए थे। तो मैं उन स्टील प्लांट के नाम बताऊंगा। राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला का प्लांट लगा था आयरन। भिलाई प्लांट, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये भी स्टील प्लांट है। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर लगा था यूके की हेल्प से, इंग्लैंड ने हेल्प की थी। राउरकेला का लगा था जर्मनी की हेल्प से और भिलाई का लगा था रूस की हेल्प से। तो हमने 3 स्टील प्लांट यानी बेसिक इंडस्ट्री में सेकंड प्लान में स्थापित किए थे। 1961-66 में आता है हमारा थर्ड प्लान।
जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन प्लान। इस प्लान में हमने आयात को रोकने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए थे। ठीक है जी। फिर आता है 1966 से लेकर 69 के बीच में प्लान हॉलिडे यानी छुट्टियां हो गई। इसको कहते हैं योजना अवकाश यानी योजनाएं नहीं बनी। हमने 5 ईयर प्लान नहीं बनाए, 5 ईयर प्लान नहीं बनाए, हमने सिंगल 1 ईयर का, 1 साल का प्लान बनाया था, क्योंकि इस दौरान युद्ध हुआ। 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान के साथ था। भारत में 1965 के आसपास अकाल पड़ गया था, तो भारत में अनाज की कमी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देश में अन्न को उपजाने के लिए प्रयास करने पड़े, खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। और 1966 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था। क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को कहते हैं HYV। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को कहते हैं HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी उच्च उत्पादकता के बीच। तो भारत में 1966 में HYV का कॉन्सेप्ट आया था। तो क्वेश्चन आएंगे कि दुनिया में हरित क्रांति का पिता, तो दुनिया में हरित क्रांति का पिता आता है नॉर्मन बोरलॉग। तो बोरलॉग जो थे दुनिया भर में हरित क्रांति के पिता थे, अमेरिकन थे वो, और उन्होंने मैक्सिकन बीज का प्रयोग करके दुनिया भर में गेहूं के बीज में बदलाव किया था। क्वेश्चन आएंगे भारत में हरित क्रांति के पिता, इंडिया में हरित क्रांति के पिता आते हैं MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन ने देश में हरित क्रांति का प्रचार किया, प्रोत्साहन दिया और भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है जी। तो भारत में आता है, और भारत में हरित क्रांति आई थी पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में। मुख्य बीज भारत में चावल और गेहूं के थे। सबसे पहले चावल पे काम हुआ था, और उसके बाद उत्पादकता जो है भारत में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी। खाद्य सुरक्षित हुआ, भारत में खाद्यान्न अब भी भरे हुए हैं। ठीक है जी। तो हरित क्रांति, वर्तमान में हरित क्रांति का नाम जो है सदाबहार क्रांति यानी इंद्रधनुष हरित क्रांति कहते हैं उसे वर्तमान में, यानी सारे भारत में प्रचार किया जा रहा है। ठीक है जी। तो उसको बढ़ाया दिया जा रहा है, नए तरीके नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको व्हाइट रेवोल्यूशन के, श्वेत क्रांति। तो व्हाइट रेवोल्यूशन दूध की क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड जो है हरित क्रांति से जुड़ा हुआ शब्द है। ऑपरेशन फ्लड में वर्गीस कुरियन ने गुजरात में दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया था। आनंद डिस्ट्रिक्ट में, आनंद जिला है गुजरात का आनंद, वहां पर अमूल की स्थापना के साथ, अमूल AMUL अमूल के साथ ही भारत में दूध की क्रांति को बल मिला था। इस समय भारत जो है दूध में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश है, उत्पादकता सबसे ज्यादा है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध सबसे अधिक यूज होता है, हरियाणा का स्थान दूसरा है। तो दूध भारत में सबसे ज्यादा जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के कारण पैदा हुआ है। 26 नवंबर को मिल्क डे यानी वर्गीस कुरियन की याद में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है जी। तो फिर आगे प्लानिंग पे आते हैं हम। 1969 70 से 75 के बीच में आया था हमारा चौथा प्लान, ये फोर्थ प्लान था। फोर्थ प्लान में हमने प्रयास किए, ठीक है जी, बढ़ावा दिया। फिर आता है जी फिफ्थ प्लान 1975 से लेकर 80 के बीच में। इस प्लान में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, गरीबी के हटाने के लिए प्रयास किए गए थे। ठीक है जी। इसके बाद आता है सिक्स प्लान 1980 से लेकर 1985। इस प्लान में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 5वें में भी आ जाता है और 6वें में भी आ जाता है। तो गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। 1980-85 में भारत में 1982 यानी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि विकास बैंक स्थापित किया गया था नाबार्ड। वो 82 में था, वो 6वें प्लान में था। ठीक है जी। तो भारत में प्लानिंग जो है चल रही है जी। इसके बाद आता है, आपको पता होगा 1985 से लेकर 1985 से 90 के बीच में आया हमारा 7th प्लान, 7वां प्लान। इस प्लान में राजीव गांधी ने आईटी सेक्टर प्रमोशन की थी, आईटी को कंप्यूटराइज किया था। तो भारत में आईटी के लिए योगदान दिया जाता है राजीव गांधी को, कि उन्होंने योगदान दिया है। ठीक है जी। उन्होंने आईटी सेक्टर को ओपन किया था। फिर आता है जी
90 और 91 में फिर प्लान हॉलिडे आ गए, छुट्टियां हुई। प्लान हॉलिडे में यहां पर इराक वॉर यानी गल्फ युद्ध, खाड़ी युद्ध, पहला खाड़ी युद्ध जो है 1990-91 में था, तो भारत पे उसका प्रभाव आया। तो भारत के ऊपर उस समय तेल के मूल्य बढ़ने से भारत को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। तो भारत ने 1991 में हमने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति अपनाई थी। उदारीकरण, तो उदारीकरण जो है एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें देश के दरवाजे खोले जाते हैं, ओपननेस लाई जाती है। इस पॉलिसी को हम LPG भी कह देते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह ने LPG पॉलिसी को शुरू किया था। इसको NEP कह देते हैं, NEP न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम, यानी NEP नया आर्थिक कार्यक्रम 1991 में मनमोहन सिंह सरकार ने चलाया था। फिर आता है 1992 से लेकर 1997, ये योजना हमारी 8वीं योजना थी। ठीक है जी, 8वीं योजना आती है, ये 7वीं थी, गलत हो गया था। 1992 से 97 के बीच में इस योजना में हमने मानव विकास का लक्ष्य रखा था, 92 से लेकर 97, और लिबरलाइजेशन को लागू किया था। उसके बाद आता है 1997 से लेकर 2002, ये आती है हमारी 9वीं योजना। इस योजना में हमने 9वीं योजना में हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाईवे को, नेशनल हाईवे को, यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1998 में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है जी, तो ये योजना से हमारा देश में जो विकास हुआ है रोड का, हाईवे, NH1 NH2 आदि आदि रोड जो है बनाए गए थे। इसमें योगदान आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। इसके बाद आता है जी 2002 से लेकर 2007 तक हमारी योजना आती है 10वीं योजना, यानी 10th प्लान। इस प्लान में हमने विकास को बढ़ावा दिया। इस प्लान की ग्रोथ रेट जो है 7.8 थी, यानी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी। तो इसका भी क्वेश्चन आया है कि ग्रोथ रेट उस समय के हिसाब से सर्वाधिक, बाद में इसकी ग्रोथ और बढ़ गई थी। ठीक है जी, फिर आता है जी 11वां प्लान देख लेते हैं। 11वां प्लान में यहां लिख देता हूं, 11वां प्लान जो है 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है जी, इस प्लान में हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट अपनाया था, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। पहली बार हमने विकास को यूज किया, जिसमें सभी लोगों तक विकास को पहुंचाने का हमारा दायित्व था। ठीक है जी, फिर आता है 12वीं योजना, अंतिम योजना आती है 2012 से लेकर 2017, तो वर्तमान में 2017 तक चलेगी। अंतिम योजना है इस समय तक 12वीं योजना, जिसका लक्ष्य है इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद फास्टर स्पीड, तेज गति से, और मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल, यानी समावेशी विकास तीव्र गति से, और उसको सतत रूप से लागू करना है, यानी विकास को सतत बनाना है और तीव्र गति से करने का लक्ष्य है हमारे 12वीं योजना में। तो 12वीं योजना अंतिम योजना है जो प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी। जो नेक्स्ट योजनाएं आएंगी वो नीति आयोग बनाएगा। अगली योजनाएं 15 साल के लिए, 7 साल के लिए और 3 साल के लिए, यानी अलग अलग रूप से योजनाओं को लागू किया जाएगा। 5 ईयर प्लान जो है नॉर्मली यूज नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में हमने योजनाओं को कवर किया है। ठीक है जी, इसके अलावा आगे चलते हैं हम। अब इकोनॉमिक में ही जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के रिलेटेड, यानी बैंकों से जुड़े हुए। तो बैंकों से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं कुछ बताता हूं आपको। सबसे पहले आता है जी कि भारत में 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 21 में। फिर क्वेश्चन आता है जी 1935 तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। 1 अप्रैल 1935 को RBI स्थापित हुआ था। फिर आता है जी 1 जनवरी 1949, इस दिन RBI को राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो RBI नेशनलाइजेशन आता है 1949 में। फिर आता है जी 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को आता है हमारा SBI को नेशनलाइज किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1955 में। इसका प्रीवियस नेम आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और वर्तमान नाम इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन आएंगे आपको, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, इंडियाज
लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक आएगा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई। सबसे ज्यादा अकाउंट, सबसे ज्यादा एटीएम, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज और सबसे ज्यादा बिजनेस करता है हमारे देश में एसबीआई। फिर क्वेश्चन आएंगे 1959 1959 में एसोसिएट बैंक को नेशनलाइज किया गया था। 1959 में नेशनलाइज किया गया था एसोसिएट बैंक, यानी एसबीआई के एसोसिएट बैंक को नेशनलाइज किया गया है। 1969 1969 में 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया है। 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज यानी सरकारी बनाया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 बैंक थे 1969 में, और 19 जुलाई को हम मनाते हैं बैंकिंग नेशनलाइजेशन डे। 19 जुलाई को मनाया जाता है बैंकिंग नेशनलाइजेशन डे। फिर आता है जी 1980 में आता है हमारा 6 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1980 में। ये सेकंड मेजर नेशनलाइजेशन था हमारा 1980 का। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे 1955 में बना था आईसीआईसीआई, यानी 1955 में बना था आईसीआईसीआई बैंक। फिर आता है 1964 में बना था आईडीबीआई, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964। फिर आता है जी 1975, यानी 1975 में बना था आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक। 1 अक्टूबर को बने थे रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे हरियाणा में ग्रामीण बैंक का नाम है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, तो ऐसे ही ग्रामीण बैंक होते हैं जो रीजनल आधार पे काम करते हैं। तो 1975 में बने थे ग्रामीण बैंक। 1982 में बना था नाबार्ड, तो एग्रीकल्चर बैंक आता है नाबार्ड 1982 में। 1982 में 1982 में ही आता है 1982 में आता है एक्सिम बैंक, EXIM, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक बना था 1982 में। फिर आता है 1987 88 1987 88 में आता है हमारा बैंक का नाम है NHB, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है NHB 87 में आता है, जो हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है 1990, यानी 1990 में 1990 में हमारा बैंक बना था सिडबी, SIDBI। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्थापित हुआ था 1990 में। क्वेश्चन आते हैं सिडबी के बारे में कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर याद रखना है लखनऊ में है। ये ऐसा अलग बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है मेन सिटी में नहीं है, लखनऊ में आता है इसका सिडबी का। 2015 में एक नया बैंक बना है मुद्रा बैंक, MUDRA। तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बैंक स्थापित किया है मुद्रा बैंक। मुद्रा की फुल फॉर्म आ जाती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा बैंक जो है भारत में स्मॉल लोन यानी माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करेगा। क्वेश्चन आए हुए हैं कि मुद्रा बैंक के लोन का नाम क्या है। तो नए लोन इशू किए उसने शिशु, किशोर और तरुण। किशोर लोन जो है, किशोर लोन, तरुण लोन और शिशु, ये 3 प्रकार के लोन है। शिशु लोन सबसे छोटा है 50,000 तक का। ठीक है जी। इसके बाद आता है किशोर, किशोर लोन है 5 लाख तक का, और तरुण लोन आएगा वो है 10 लाख तक का। तो शिशु, किशोर और तरुण जो है ये हमारे मुद्रा बैंक के लोन है। तो मैंने आपको मेजर रूप से बैंकों के बारे में और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ चीजें बताई, मिक्स इकोनॉमी के बारे में बताया। तो शायद है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल होंगे। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर को सुन पाएं। धन्यवाद।